वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो जिनकी परीक्षाएं कल होने वाली हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बाकी अगर परीक्षाएं जिसकी अभी नहीं हुई हैं और होनी है तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कल महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का पेपर है और उसके लिए यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको सॉल्व करवा दूँ। मैं आप लोगों के लिए खास करके इस क्वेश्चन पेपर को मैंने बचा करके रखा था, ताकि जब आपकी परीक्षाएं आएँ उससे एक दिन पहले मैं आपको इस पेपर को हल करवा करके दिखाऊंगा, ताकि आप आसानी से अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है ये, अब तक का ये मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए खास करके ये ब्रह्मबाण रामबाण बचा करके रखा, ताकि आप परीक्षा के एक दिन पहले इसको 2-3 बार वीडियो को देखें और आसानी से अपनी परीक्षा दे ले जाएं और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अच्छा, हालांकि इसमें अंक आपको मिलेगा नहीं, आपके उसमें जुड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप अच्छे एक प्रकार से पोजीशन में अपनी परीक्षा दे सकेंगे। बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। थर्ड सेमेस्टर के लिए को करिकुलर कोर्स है, आप सभी को पता होगा। को करिकुलर कोर्स का मतलब क्या होता है? अनिवार्य प्रश्न पत्र। तो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, ठीक है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 घंटे का पेपर होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 होते हैं, यानी कि 100 क्वेश्चंस आपको दिखाई पड़ेंगे। निर्देश भी आपको यहाँ पर दिए होते हैं, ठीक है। तो ये किसी विश्वविद्यालय का पेपर है और अभी तक का सबसे महत्वपूर्ण पेपर मुझे यही लगा। लगभग मेरे पास मैंने 10 से अधिक विश्वविद्यालयों के पेपर को सॉल्व करवाया है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के पेपर को मैंने रखा था आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का, जिनका कल परीक्षा लगी हुई है उनके लिए, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा तो 100 क्वेश्चन इनमें से जो पूछे गए इस वीडियो के माध्यम से, लगभग आपके यहाँ से 60% आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, अगर आपको और देखना है तो आप अभी तक जो वीडियो देखे हैं या नहीं देखे, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में हमने ह्यूमन वैल्यूज़ और इन्वायरमेंटल स्टडीज की लगभग 12 से 15 वीडियो दे चुका हूं। तो उन सारी वीडियोस आपके उसी में लगी हुई हैं प्लेलिस्ट में, तो आप सारी वीडियोस को देख पाएँ तो देख लीजिए। नहीं तो जो मॉडल पेपर है उन मॉडल पेपर को और क्वेश्चन पेपर को मैं तो सजेस्ट करूँगा इस समय कि जो विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर हुए हैं बहुत सारे विश्वविद्यालयों के, तो उनको आप एक बार जो मैंने सॉल्व करवाया उसको देख लीजिएगा। चलिए मैं तीव्र गति से आगे बढ़ता हूँ। ये है मानव मूल्य और पर्यावरण का जो है क्वेश्चन पेपर जो मैं आप सॉल्व करवाऊंगा। तो एक प्रकार से यह मॉडल पेपर है आप लोगों के लिए, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वालों के लिए। चलिए तीव्र गति से आगे बढ़ूंगा। अंग्रेजी में मैं नहीं पढ़ूंगा चूंकि समय मेरे पास कम है और आपके पास भी कम है। मैं तीव्र गति से मैं हिंदी में पढ़ने का प्रयास करूंगा और हमारे साथी जो अंग्रेजी वाले हैं वो इधर देखते हुए चलेंगे, चूंकि बगल में आपका अंग्रेजी में भी लिखा हुआ, ठीक है। देखिए प्रश्न है आपका कि विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो विश्वासों और ज्ञान के दार्शनिक अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं भाई? उसको हम जानते हैं ज्ञान मीमांसा के नाम से। किसके भाई? ज्ञान मीमांसा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका जो है आपका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ा जाए, फिर अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा क्वेश्चन से मानवीय मूल्य आवश्यक होते हैं। ऑप्शन ने दिया स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए, बी है जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए, सी है परिवार और दोस्तों के साथ रहने के लिए, और डी है इच्छाओं को पूरा करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो मानवीय मूल्य जो है वो खास करके जीवन को आसान और खुशहाल बनाने के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, मेकिंग लाइफ मतलब कि ईजियर, मतलब कि ईजी तरीके से और हैप्पी, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज आर इसेंशियल फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि नीड्स ऑफ बॉडी आर टेम्परेरी विल द नीड्स ऑफ द सेल्फ आर, यानी शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की अवस्थाएं मतलब आवश्यकताएं कैसी होती हैं? वो खास करके सतत होती है, लगातार होती हैं, कंटिन्यूअसली होती हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया चौथा नंबर, यदि ज़रूरतें स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य हैं तो मैं उन्हें डैश चाहता हूँ, ठीक है। यानी इफ़ द नीड्स आर नेचुरली एक्सेप्टेबल वांट देम, यानी जो चीज़ नेचुरली प्राकृतिक रूप से स्वाभाविक चीज़ें हैं तो उसको आप लगातार चाहेंगे ना, लगातार, बिल्कुल कंटिन्यूसली उसको चाहेंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसकी एग्जाम में आ सकता है। पांचवा नंबर देखेंगे कि डैश की ज़रूरतें प्रकृति में डैश हैं और हम उन्हें लगातार चाहते हैं। तो भाई खास करके जो सामग्री की ज़रूरतें हैं प्रकृति में कैसी हैं? मात्रात्मक हैं, ठीक है, और हम उन्हें लगातार चाहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, बाई डैश वी बिकम रिस्पॉन्सिबल टू
आवर सेल्व्स, यानी कि डैश से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। सामग्री, इकाई, सही समझ या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाई राइट अंडरस्टैंडिंग इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही समझ से हम स्वयं के प्रति उत्तरदायी हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे कि एक देश जिसमें सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को पार कर लिया गया है या पार कर लिया है, उन्हें होने की संभावना है, उसके होने की संभावना अधिक वैश्विक व्यापार या पारस्परिक रूप से समृद्ध संस्थान और संगठन या संयुक्त राष्ट्र में खास करके अधिक कहना, मतलब कि मोर से इन यूएनओ या फिर नन ऑफ दीज। तो एक देश जिसमें सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को पार कर लिया है, जो यूनिवर्सल जो जरूरी चीज़ें हैं उसको पार कर लिया हो, तो उसके होने की संभावना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में अधिक कहना ये शामिल हो सकता है खास करके। वैसे तो मेरे हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, पारस्परिक रूप से समृद्ध हर संस्थान के रूप में डेवलप होगा और संगठन भी एक ज़बरदस्त तरीके से होगा। ठीक है, वैसे इसका सही जवाब अगर आप लगा सके तो इसका अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी, बाकी देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। वैसे बी और सी में से इसमें क्या करेक्ट है, इसको कहना उतना ज़्यादा सरल नहीं है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक सामंजस्यपूर्ण दुनिया 4 स्तरों पर मूल्यों द्वारा बनाई गई है। वे स्तर कौन कौन से हैं? तो वो स्तर आपके कौन से हैं भाई? देखिए, व्यक्ति, परिवार, समाज और ब्रह्मांड। ये सामंजस्यपूर्ण दुनिया की बात करें तो ये 4 स्तर उसमें महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया मतलब कि व्यक्ति, परिवार और समाज, और इसके अलावा फिर आपका ब्रह्मांड। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपका देश भी हो सकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन में भी कुछ आपका लगभग 10-12% जो है चांसेस है, लेकिन बी ऑप्शन एकदम से 90% चांस है, इसीलिए मैंने इसको बताया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या मानती है, हालांकि अगर आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा तो आप यही बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधिक सार्वभौम मानव व्यवस्था की आकांक्षा रखने वाली व्यक्ति होंगे। एन इंडिविजुअल पीपल एस्पायरिंग फॉर मोर यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर विल बी, अधिक समृद्ध होते हैं या फिर सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से अधिक जिम्मेदार। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर रिस्पॉन्सिबल सोशली एंड इकोलॉजिकली। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपका, सह अस्तित्व का अर्थ है। सह अस्तित्व मीन्स, तो इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है क्या भाई? इसका मतलब होता है सहयोग, यानी कोऑपरेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है, प्रश्न बड़ा ही ज़बरदस्त है। प्रश्न है कि पसंद करने की स्थिति और मन की एक समग्र और सभी को शामिल करने वाली स्थिति क्या है जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है? तो स्थिति जो आंतरिक सद्भाव पैदा करती है वो सहजता बोली जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पर यह भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य परिणाम है, किसके परिणाम है मूल्य? बताएं, मूल्य किसके परिणाम है भाई? तो मूल्य आपके किसके परिणाम है? मूल्य आत्म अन्वेषण के परिणाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 13वां नंबर, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है? तो मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं भाई? तो मनुष्य के लिए आपकी क्या, जैसे देखिए भौतिक सुविधाएं तो आवश्यक है, ठीक है, लेकिन वो पूर्ण नहीं है। हालांकि ये उतना ज़्यादा उचित करेक्ट आंसर नहीं होगा। प्रसन्नता, मनुष्य के लिए प्रसन्नता आवश्यक है। हालांकि इनमें से आप देखेंगे प्रसन्नता आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न बना दे रहा है, चूँकि समृद्धि भी आवश्यक होती है। हालांकि समृद्धि नहीं भी रहेगी तो भी मनुष्य अपना जीवन काट लेगा। संबंधों की आवश्यकता, मनुष्य के लिए संबंध आवश्यक है। अगर मैं बताऊं खास करके किसके लिए, अगर समाजशास्त्रीय भाषा में देखा जाए या फिर खास करके इस क्वेश्चन का जो मंतव्य है मेरे हिसाब से संबंधों को लेकर के है, चूँकि बिना संबंध के समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। और जब संबंध ही नहीं रहेगा तो एक प्रकार से फिर किस तरीके से मनुष्य के लिए आवश्यक चीज़ें, तो मनुष्य के लिए आवश्यक क्या है? आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है संबंध। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भाई पूर्ण तो हैं, संबंध पूर्ण भी होते हैं, तो ये भी आपका गलत हो गया। समृद्धि, तो एक प्रकार से समृद्धि भी पूर्ण हो जाती है कभी कभी। तो मनुष्य के लिए समृद्धि, ऐसा जरूरी नहीं कि समृद्धि पूर्ण तो होती समृद्धि, लेकिन मनुष्य के लिए जरूरी नहीं कि वो आवश्यक ही हो समृद्धि, तो ये भी आपका गलत हो गया। मनुष्य के लिए आवश्यक क्या है?
तो आवश्यक है, देखिए भौतिक सुविधा पूर्ण होती हैं, कभी कभी भौतिक सुविधाएं पूर्ण भी हो जाती हैं, लेकिन एक प्रकार से मेरे हिसाब से प्रसन्नता होती है, जो कि हर व्यक्ति को आजकल आप देख किसी के पास नहीं। ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, जो हो जा देखा जाएगा, हैप्पीनेस इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका, हालांकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा नहीं, ठीक है। अभी जो लास्ट के 50 नंबर क्वेश्चंस के बाद वाले जो प्रश्न है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाले, वो प्रश्न मैं बता दूं प्रबल दावेदारी है कि वहाँ से सारे प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। प्रसन्नता उसका 13वां का एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, खुश रहने की भावात्मक स्थिति क्या है? व्हाट इज़ द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी? खुश रहने की भावात्मक स्थिति क्या है भाई? तो खुश रहने की जो भावात्मक स्थिति है वो खुशी, आनंद, प्रसन्नता, तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 15 नंबर, आत्म अन्वेषण हमारी सहजता को पहचानने और आत्म संगठन और आत्म अभिव्यक्ति की ओर बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। आत्म अभिव्यक्ति क्या होती है? तो आत्म अभिव्यक्ति एक प्रकार की स्वतंत्रता है। एक क्या है वो? स्वतंत्रता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा 15वें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 16वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे, केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना है, बताएं केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना क्या होता है? तो केवल अगर भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करने की बात की है तो पशु चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन, एक प्रकार से केवल भौतिक सुविधाओं के लिए कार्य करना यही होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे 17 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न है, अनादर के आधार पर भेदभाव के क्या मतलब कि भेदभाव के कारण होता है, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा 17वें का? बिल्कुल। तो अनादर के आधार पर, खास करके शरीर, धन, पुरानी मान्यताएं, धर्म के आधार पर भेदभाव के कारण ये तीनों हो सकते हैं। शरीर के आधार पर भी लोग करते हैं, धन के आधार पर, पुरानी मान्यता अगर आप धर्म मानते तो उसके आधार पर भी आपका लोग अनादर करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। 18वां क्वेश्चन आप देखेंगे, 18 नंबर प्रश्न है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, देखभाल, मार्गदर्शन डैश एक बार सुनिश्चित हो जाने पर सभी से संबंधित होने का स्वाभाविक भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है। यह अनुभूति है। यह अनुभूति किसकी है भाई? यह अनुभूति जो है वो आपकी किसकी है? ये अनुभूति होती है आपकी प्रेम या फिर एक प्रकार से न्याय, ठीक है। तो इनमें से ए या डी में से कोई एक करेक्ट आंसर है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 19 नंबर प्रश्न, स्नेह का अभाव, स्नेह का अभाव कारण बनता है। स्नेह की अगर कमी हो जाती तो उसका कारण क्या होता है? विरोध और ईर्ष्या एक प्रकार से फैलने लगती है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, स्वयं क्या है? स्वयं क्या है? व्हाट इज सेल्फ? सेल्फ क्या है आपका? भौतिक सेल्फ है, मटेरियल या चेतना या भावना या शरीर, ये बताएं। तो एक प्रकार से जो स्वयं मतलब कि स्वयं क्या है, यानी व्हाट इज सेल्फ, तो सेल्फ आपका क्या होता है? आपकी फीलिंग्स जो होती हैं, सेल्फ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर प्रश्न आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वयं की आवश्यकता है, नीड्स ऑफ सेल्फ इज, स्वयं की क्या आवश्यकता है? वे सतत, अस्थायी, अनंत या सीमित? तो स्वयं की क्या आवश्यकताएं होती हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो अनंत इच्छाएं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मनुष्य अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रसंस्कृत जैविक खाद्य पदार्थ भी अस्वास्थ्यकर हो सकते हैं यदि उसमें अधिक मात्रा में जैविक उत्पाद होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 23 नंबर, जैविक और गैर जैविक भोजन में मुख्य अंतर क्या है, बताएं। तो खास करके कीटनाशकों का उपयोग, कंपनी का आकार, खेत का स्थान, ये तीनों अंतर हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है, जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है? जैविक खेती का महत्व और लाभ क्या है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया जाता जैविक खेती में, पहली बात तो ये। दूसरी बात, पर्यावरण के अनुकूल खेती होती है और मिट्टी के स्वास्थ्य को भी बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अंग्रेजी वाले बगल में देखते रहिएगा भाई हमारे, बिल्कुल गुस्सा मत करेंगे कि सर जी अंग्रेजी में नहीं पढ़े, और आपके पेपर लगे हुए हैं इसीलिए मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। आप लोग अंग्रेजी में बगल में पढ़ करके, ऑप्शंस वही हैं सारे, ठीक है। देखिए 25 नंबर प्रश्न है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र स्थित है, कहाँ पर स्थित है? नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया इज लोकेटेड इन गाजियाबाद, यूपी में है, ठीक है, गाजियाबाद। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं इस पर स्टार बना दे रहा हूँ, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% आने वाला है। इस प्रश्न को एकदम से रट लीजिएगा कल की परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 26 नंबर, देखेंगे भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? तो MS स्वामीनाथन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम से स्टार बना लो, आपकी परीक्षा में आना एकदम से तय है, रट लीजिए एकदम से। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति की जनक है।
हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन संबंधित है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न आ चुका है, संस्कृति निम्नलिखित में से सभी को छोड़कर है, बताएं। इनमें से देखिए, साझा संस्कृति साझा पीढ़ियों के बीच प्रसारित होने का काम व्यवस्थित है, असंगठित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिएगा, असंगठित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 28 नंबर क्वेश्चन से आपका है 28 नंबर, एक सामूहिक घटना है जो हमारे मानसिक प्रोग्रामिंग के तत्वों के बारे में, जिसे हम समाज में दूसरों के साथ साझा करते हैं, उसको क्या कहते हैं? दृष्टिकोण, विश्वास, संस्कृति या मूल्य। तो क्या होते हैं भाई? वो क्या होते हैं? वो होते हैं आपकी संस्कृति, कल्चर। ऑप्शन नंबर इसका सही करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 29 नंबर प्रश्न, आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संस्कृति देश की प्रक्रिया के माध्यम से प्रसारित होती है और सामाजिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करती है। अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है। तो संस्कृति जो होती है सीखने की प्रक्रिया होती है, लर्निंग की एक प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। और ये इसी के माध्यम से क्या होती है? प्रसारित होती है और सामाजिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया भी करती है। तीसरा, संस्कृति क्या होती है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित भी होती है। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे कि पांचों ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकताएं होती हैं। द नीड्स ऑफ ऑल दीज 5 सेंसेस आर, बताएं। प्रकृति से अस्थाई, प्रकृति से अस्थाई, या ना तो अस्थाई ना ही अस्थाई, ना या तो अस्थाई या फिर अस्थाई, बताएं। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल प्रकृति से अस्थाई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका है 31 नंबर, स्व अन्वेषण दो तंत्रों का उपयोग करता है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन यूज टू मैकेनिज्म, बताएं। स्व अन्वेषण दो तंत्रों का उपयोग करता है, इनमें से बताएं। सही समझ और आत्म अन्वेषण, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 31 का बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है, देखेंगे सभी लोग। 32 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि नीतिगत निर्णय लेते समय इनमें से कौन सा प्रश्न नैतिक मुद्दों को संबोधित नहीं करता है? यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, इसको ध्यान देंगे। तो कौन सा नहीं करता है भाई? इनमें से जो नहीं करता है वो है आपका नीतिगत निर्णयों में सत्ताधारी सरकार के नाम और लक्ष्यों मतलब लाभों को किस प्रकार प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। यही नहीं है, बाकी सार्वजनिक भागीदारी के साथ गोपनीयता की आवश्यकता को कैसे संतुलित किया जाना चाहिए, ये भी ध्यान रखना चाहिए। हितों के टकराव की स्थिति में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। और नीति निर्धारकों के व्यवहार को निर्देशित करने वाले मापदंड और मूल्य क्या हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान नहीं देना चाहिए, सी वाला। अगला प्रश्न आपका 33 नंबर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें ज़रूरत होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फॉर कंप्लीट सेटिस्फैक्शन बी नीड्स, बताएं। पूर्ण संतुष्टि हेतु हमें ज़रूरत होती है, तो हमें उसके लिए किसकी? केवल प्रसन्नता की और केवल सुविधा की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि प्रसन्नता और सुविधा दोनों की ज़रूरत होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 34 नंबर, देखेंगे। निर्णय जो अक्सर और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है कि निर्णय जो अक्सर और प्रकृति में दोहराव वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं भाई? वो क्रियात्मक निर्णय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 35 नंबर प्रश्न है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस आधार पर मतलब कि उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इज बेस्ड ऑन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आपके आ सकता है। तो खास करके व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? तो ये किस पर आधारित होता है भाई? ये आधारित होता है आपका सेवा का मकसद और ट्रस्टीशिप के सिद्धांत, दोनों पर। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन इज राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 36 नंबर, विधायी कारपोरेट या कानूनी कारपोरेट सामाजिक उत्तर, जिसको आप CSR कहते हैं, वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन सा? द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विथ लेजिस्लेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR इज इंडिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, भारत। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न CSR से, यह प्रश्न हमेशा हमेशा और हमेशा आता रहता है, हर एग्जाम में आया हुआ है, ये प्रश्न एकदम से रट लीजिएगा। वही अगला प्रश्न इसका, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, ये भी आपके परीक्षा में आएगा। प्रश्न है कि कैरोल मॉडल के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर कौन से? एज पर कैरोल मॉडल द 4 लेवल्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर, तो उसमें क्या होता है? परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
कल वाली परीक्षा में 100% आने वाला है। तो ये प्रश्न आप एकदम से रट लीजिएगा। 37 नंबर, परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक, ये कैरोल मॉडल के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन से आप देखेंगे, प्रश्न आपका आ चुका है, सतत विकास क्या है? बताएं, व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सतत विकास होता है संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना और भविष्य के लिए उनका संरक्षण भी सतत विकास कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, परीक्षा में आप कह सकता है। मैं आपको बता दूं कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके आया हूँ। मेरी गला जो एक प्रकार से मेरा गला जो एकदम से बैठ गया है। आपको बताऊं कि मैं खास करके पंडित भी हूँ, तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है कि भाई लोग, कल रामनवमी थी, आपको पता ही होगा, परसों थी, तो परसों रामनवमी थी, तो परसों खास करके बहुत हवन वगैरह करवाना पड़ा। बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जजमानी व्यवस्था गांव वगैरह में होती है, आपको पता होगा शायद। तो बहुत लोगों के यहाँ मैं हवन करवाने गया था, तो कहीं ना कहीं पे बहुत एक प्रकार से बोलना पड़ा, और इसके बाद में फिर इधर एक और भी चीज़ें थी, तो इसके कारण से गला मेरा बैठ गया था पूर्ण रूप से। और टाइम भी नहीं, कल और परसों की क्लास भी आपकी नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे। ठीक है, तो आज बहुत ही मेहनत करने के बाद में यह वीडियो आई है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि इसी प्रकार से आप लोगों के मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ता रहूं और आप लोगों के लिए हमेशा आपकी परीक्षा से पहले कुछ ना कुछ कार्य करता रहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। 39 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ ये है कि किसी एक धर्म का पक्ष लिए बिना सभी धर्मों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 40 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है? स्पिरिचुअलिटी रिफर्स टू, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आध्यात्मिकता का क्या अर्थ है भाई? साझा विश्वास प्रणाली के संदर्भ में पवित्र के माध्यम से महत्व की खोज। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, 41 नंबर प्रश्न है। मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं भाई? 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका मूल्य। मूल्य जो होते हैं मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से रिलेटेड होते हैं, वैल्यूज़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100% प्रश्न आने वाला, रट लीजिए एकदम से। ओके, अगला क्वेश्चन आपका, अब इसके बाद में जितने प्रश्न आपके आने वाले सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, सामान्य जीवन के अनुभवों और स्थितियों पर आधारित साझा मूल्य प्रणाली वाले लोगों के समूहों को क्या कहते हैं? तो उसके समूह को हम क्या बोलते हैं भाई? तो उस प्रकार के समूहों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उप सांस्कृतिक समूह बोलते हैं, सब कल्चरल ग्रुप्स। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर, गांधी के 7 पापों की में शामिल है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो गांधी के 7 पापों में इंक्लूडेड है मानवता के बिना विज्ञान और चरित्र के बिना ज्ञान, ये शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 44 नंबर क्वेश्चन है। एग्जाम की दृष्टि से विवेकानंद के शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, व्यवहारवाद, तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आया है, तो ये प्रश्न एकदम से याद कर लीजिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनुसार शिक्षा का मिशन क्या है? दिल में धार्मिकता युवा मन में विकसित होती है, समाज सेवा या वाणिज्य सीखना या राजनीति सीखना। तो खास करके लर्निंग की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें लगा दीजिएगा सी ऑप्शन, ज़्यादा बेटर लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वैसे सीखने की बात करते तो यहाँ पर धार्मिकता युवा मन में विकसित होती है, दिल में धार्मिकता युवा मन में विकसित होती, हो सकता है ये इतना ज़्यादा मुझे, डेवलप यंग माइंड, बिल्कुल ठीक है, सी ऑप्शन ही लगा दीजिएगा, बहुत सही है। आगे बढ़ते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन है, कल्चरल वेब प्रचलित संस्कृति के लिए जिम्मेदार है और इसमें संस्कृति के परस्पर संबंधित तत्व शामिल हैं। 46 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों उपर्युक्त प्रतीक, शक्ति, संरचना, संगठनात्मक संरचना, नियंत्रण प्रणाली, दिनचर्या, अनुष्ठान, कहानियाँ, मिथक, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 47 नंबर, देखेंगे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण होगा, इनमें से बताएं। तो संस्कृति का सबसे अच्छा उदाहरण इनमें होगा घनिष्ठ मित्रों का समूह। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 48 नंबर, देखेंगे। प्रश्न है,
प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन निजीकरण की प्रक्रिया का सही वर्णन करता है। तो निजीकरण की प्रक्रिया का सही वर्णन इनमें से जो करता है वो है, निजीकरण की प्रक्रिया में कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्रों को बेचना शामिल होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 49 नंबर प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण सुधारों से पहले भारत की औद्योगिक नीति का सटीक वर्णन करता है। तो ये करता है भाई क्या, ऑप्शन नंबर इसका होगा ए ऑप्शन 49 का। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। 1991 से पहले की औद्योगिक नीति एक सार्वजनिक क्षेत्र सुधार की थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 50 नंबर प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा में एकदम से आने वाला प्रश्न है। प्रश्न है कि हिंदू दर्शन किन ग्रंथों के आधार को मानते हैं। तो हिंदू फिलोसॉफीज पर्पज द अथॉरिटी ऑफ व्हाट टेक्स्ट, द वेदास। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, वेद से। ठीक है, वेद में ही तत्व मीमांसा ज्ञान तमाम प्रकार के 6 षट दर्शन की अवधारणा उसी में है। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। यदि हवा में एसिड रसायन उन क्षेत्रों में उड़ाए जाते हैं जहां मौसम गीला होता है तो एसिड जमीन पर गिर सकता है। कैसे गिरेगा, वो वर्षा, बर्फ और कोहरा के रूप में गिरेगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 52 नंबर क्वेश्चन से, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रट लीजिए एकदम से। फॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉक्स लोमड़ी जो है किसका उदाहरण है, तो लोमड़ी जो द्वितीयक को भोगता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 नंबर प्रश्न है, जलीय जंतु मर जाते हैं, बताएं। एक्वेटिक एनिमल डाई बिकॉज ऑफ, औद्योगिक अपशिष्टों द्वारा जल और तापीय प्रदूषण के कारण से क्या होता है, बहुत ज़्यादा जीव जंतु जो जलीय होते हैं मर जाते हैं। ज़्यादा पानी गर्म हो जाता है इससे मर जाते हैं, गर्मी में बहुत सारी चीज़ मरेंगे। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 54 नंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। एनपीपी इज इक्वल टू, एनपीपी किसके बराबर है, तो एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का। 54 ऑप्शन का बी करेक्ट, मतलब 54 नंबर प्रश्न का बी ऑप्शन। जीपीपी में से जब हम आर को घटा देते हैं तो हमको निकलता है ए जो है एनपीपी। तो आप चाहे करें जीपीपी माइनस आर बराबर एनपीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। अगला प्रश्न आपका है 55 नंबर प्रश्न है कि धान का खेत इसका उदाहरण है, बताएं। आ पैडी फील्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये फील्ड है अभियांत्रिक पारिस्थितिक तंत्र का नहीं, ये है आपका स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 का। अगला क्वेश्चन आपका 56 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में 100% आने वाला है। प्रश्न है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब लागू हुआ, यानी किस डेट को। तो ये लागू हुआ था कब भाई, 56 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, रट लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 57 नंबर क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ था, तो किस डेट को लागू हुआ था। देखिए अंग्रेजी में इधर लिखा हुआ है, व्हेन डिड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 कम इनटू फोर्स, बताएं। तो ये 25 अक्टूबर 1980 राइट आंसर होगा। 25 अक्टूबर को लागू हुआ था 1980 में वन संरक्षण अधिनियम। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए, स्टार बना रहा हूँ, 100% आने वाला है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 57 का। अगला क्वेश्चन है आपका 58 नंबर प्रश्न है। यही सब प्रश्न हमेशा आते हैं, हमेशा हर यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ प्रश्न। जल रोकथाम और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था भाई ये, तो ये किस वर्ष लागू हुआ था, फटाफट से बताने का प्रयास करें। 58 का बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1974 इज राइट आंसर होगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा 59 नंबर क्वेश्चन है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 कब लागू हुआ। व्हेन डिड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 केम इनटू फोर्स, बताएं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1972 में लागू हुआ, लेकिन कब लागू हुआ ये बताएं। 59 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 जुलाई 1973 इज राइट आंसर। जिन्होंने बी लगाया उनका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपका, तो इन प्रश्नों को एकदम से रट लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ। व्हेन डिड द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 केम इनटू फोर्स, बताएं फटाफट से। भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ था, तो ये 21 नवंबर 1927 को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका 60 नंबर का। अगला क्वेश्चन आपका है
अगला प्रश्न आप देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 कब लागू हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा के लिए एकदम से 100% आने वाला प्रश्न है। 61 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 मार्च 1981 करेक्ट आंसर आपका है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 62 नंबर प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। 100% ये प्रश्न कोई भी विश्वविद्यालय होगा और पर्यावरण के बारे में अगर जानना तो ये उसका तो ये प्रश्न एकदम से 100% है, सार्वभौम प्रश्न है कि आने का एकदम से तय है, कोई काट ही नहीं सकता। तो ये प्रश्न आपका तो मिल जाएगा, 5 जून याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वाहन उत्सर्जन में मुख्य प्रदूषक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, CO है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है सबसे प्रदूषक गैस मानी जाती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। CO और ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस अगर पूछे तो CO2 मानी जाती है, और अम्लीय वर्षा के लिए तो SO2 मानी जाती है, सब ध्यान रखेंगे। अगर पूछे ओजोन क्षरण के लिए सबसे जिम्मेदार गैस कौन सी, तो CFC कार्बन मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 63 का CO। तो ये 3-4 पॉइंट जो मैंने बताया ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 64 नंबर, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर था, इसीलिए मैंने इसको आज आपको हल करवाने का प्रयास किया, क्योंकि ये लगभग यहाँ से 60 से 70% प्रश्न जो होंगे आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे कल की परीक्षा में। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में अधिक उत्पादन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम देयर इज मोर प्रोडक्शन, बताएं। तो वर्षा वन में यानी रेन फॉरेस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 64 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, 65 नंबर देखेंगे। चीफ सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनवायरमेंट इज सन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सूर्य। सूर्य पर्यावरण में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा प्रश्न आया हुआ है, रट लीजिएगा एकदम से। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर प्रश्न है, वह दर जिस पर उत्पादकों के द्वारा एक समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्र में सौर ऊर्जा को परिवर्तित और संग्रहित किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई? उसको हम कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 67 नंबर क्वेश्चन से, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ नाम किसका है? तो खास करके इनका सुंदरलाल बहुगुणा का नाम तो जुड़ा हुआ है, लेकिन वन संसाधनों से जुड़ा हुआ है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन में पेड़ों को एक प्रकार से बचाने के लिए आंदोलन था, ठीक है, वन संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न आपका 68 नंबर है, मिट्टी में उर्वरकों की उपस्थिति का कारण बनता है क्या भाई? बताएं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो खास करके मिट्टी में उर्वरकों की उपस्थिति का कारण क्या बनता है? शैवाल प्रस्फुटन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न है कि सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रतिबंधित किया जाता है? बताएं। तो संसाधनों को प्रतिबंधित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि संसाधन जो है खास करके भावी पीढ़ी के लिए, जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बाल बच्चे हैं, उनके लिए भी संसाधन बचे रहें। इस तरीके से इन चीज़ों को ध्यान में रख करके जब हम अपना विकास करते हैं, संसाधनों का दोहन करते हैं, तो उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास या सतत पोषणीय विकास या संतृप्त विकास इस प्रकार के नामों से जानते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन आपका है, जब हम एक जंगल को नष्ट कर देते हैं तो हम नष्ट कर देते हैं, हम नष्ट किसको करते हैं? सभी जीवित प्राणियों का पर्यावरण नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 71 नंबर प्रश्न है कि उन शब्दों के सही संयोजन को चुनिए जिनमें कोई जीवाश्म ईंधन नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भाई देखिए, हवा, लकड़ी और सूर्य जीवाश्म ईंधन इनमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 72 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में 100% आने वाला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? तो कोयला और खनिज लवण जो है दोबारा नहीं बनाए जा सकते। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, इसीलिए अनवीकरणीय है। नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है कि जो दोबारा से हम बना सकते हैं या फिर जिनका उपयोग हम दूसरे रूप में कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर प्रश्न है, काली मिर्च स्थानिक है कहाँ की? ब्लैक पेपर इज एंडेमिक टू, तो ये भारत के मालाबार तट जो है दक्षिण का, वहीं पर आपको मिलेगी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 74 नंबर प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी मीठे पानी के भंडार मात्र हैं। पृथ्वी मीठे पानी के भंडार मात्रा में क्या है भाई? 2.6 के आसपास है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है
हमेशा आता है और अब की बार भी, यानी आपकी परीक्षा में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में भी ये प्रश्न आएगा। ठीक है, और जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं है हुई हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी प्ले लिस्ट में तमाम सारे लगभग 10 विश्वविद्यालयों से 11 विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो आप लोग सभी क्वेश्चन पेपर को एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी टाइम है आपके पास, सारी वीडियोज़ को जाकर के देख डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, याद मत करिए ज़्यादा क्वेश्चंस, आप बस सभी वीडियो मतलब कि देख लीजिए वीडियो को। तो जब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपको खुद रिकॉल हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, यह बात ध्यान रखें। तो वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लीजिएगा। प्रश्न अगला है, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, बताएं। तो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे लेते हैं, क्या लेते हैं भाई? पौधे CO2 लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 77 नंबर क्वेश्चन से, श्वसन में शामिल है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स, तो O2 को अंदर लिया आता है, यानी ऑक्सीजन को हम अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को बाहर निकालते हैं, और खाद्य ऑक्सीकरण भी इसी में शामिल होता है श्वसन में। ऑप्शन नंबर इसका ए लगा दीजिएगा। जिन्होंने ए लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा, और ए इज़ राइट आंसर, ये बात ध्यान रखेंगे। केवल श्वसन का मतलब O2 को अंदर लेना और CO2 को छोड़ना नहीं होता है, खाद्य ऑक्सीकरण को भी उसमें शामिल किया जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 78 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में आता रहता है हमेशा। सदाबहार वन में वर्षा की सीमा 200 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, मतलब एक वर्ष में मतलब लगातार पूरे वर्ष भर ऐसे वर्षा होती रहती है। अगला क्वेश्चन आपका शंकुधारी वन होते हैं, बताएं। शंकुधारी वन कौन से होते हैं भाई? देखिए, पाइन्स युक्त सकरी पत्तियां, इसके अलावा जो है क्वेरकस, बारबेलिस फ्लोरा, हिमालयन बकरी, ये सब। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 80 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, कांटेदार वनस्पति में शामिल है। कांटेदार वनस्पति में क्या शामिल है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। तो छोटे पेड़ और छोटी वृद्धि वाली झाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में एक जीव जो होते हैं, एक जीव एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्पादक से उपभोक्ता स्तर पर जुड़े हुए होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 82 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। प्रश्न है कि डैश अब एक विलुप्त प्राय प्राणी है। तो खासकर ये तस्मानियन डेविल है, ये एक विलुप्त प्राय प्राणी है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 नंबर, सौर ऊर्जा को सबसे अधिक कुशलता से किसका उपयोग करके फंसाया जा सकता है? तो खास करके जो फोटो वोल्टिक उपकरण होता है, इनसे हम फंसा सकते हैं सौर ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को। ठीक है, इसको हम ट्रैप्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 84 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी जो है भारत में सर्वाधिक अनुवांशिक विविधता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अनुवांशिक विविधता में नंबर 1 पर है आपका आम। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, मैंगो। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फटाफट जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। मैं लगातार आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और इसी प्रकार से 4th सेमेस्टर, 5 सेमेस्टर, 6 सेमेस्टर सभी में आपके साथ जुड़ा रहूँगा। अगला क्वेश्चन आपका है 85 नंबर, खतरे वाले जानवरों और पौधों को सुरक्षा के लिए एक अलग देखभाल इकाई में रखा जाता है, उसे कहा जाता है, बताएं। तो उसको हम XC2 संरक्षण कहते हैं, XC2 कंजर्वेशन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपकी परीक्षा के लिए। अगला क्वेश्चन आपका 86 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में सूचीबद्ध है? इनमें से तो जो केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये खास करके यूनेस्को में शामिल है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 87 नंबर, एग्जाम में आप क्या आ सकता है। प्रश्न है कि 1988 की राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितना वन आवरण बनाए रखना मतलब रखा जाना चाहिए? तो मैदानी इलाकों के लिए 33% वन चाहिए और पहाड़ियों पर लगभग 67% वनों का होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखेंगे। 88 नंबर प्रश्न आ चुका है, एक पारिस्थितिकीय स्थिति जिसमें एक प्रजाति को एक ऐसे स्थान पर पेश किया जाता है जहां वे अद्वितीय हैं। एन इकोलॉजिकल स्टेट
वेरियन a species is introduced to a location where they are unique, बताएं। तो उसको बोलते हैं स्थानिक प्रजातियां। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 89 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण का सबसे प्रभावी साधन है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। व्हिच मतलब अंग्रेजी में लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा। व्हिच ऑफ दीज इन द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स ऑफ कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, बताएं। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 89 का? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, आवासों का संरक्षण करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है 90 नंबर। नंदनकानन चिड़ियाघर के लिए एक लोकप्रिय है, बताएं। नंदनकानन जू इज़ पॉपुलर फॉर इट्स, किसके लिए एक प्रकार से फेमस है ये? तो व्हाइट टाइगर के लिए, सफ़ेद बाघ के लिए प्रचलित है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में वो आ सकता है 90 नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर सकता है? तो बताएं, ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित कर जीवाश्म ईंधन की खपत को कम किया जाए तो ये रोक सकता है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए 92 नंबर प्रश्न सत्य को लेकर के है। देखिए प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक अंतःक्रियाओं का एक समूह होता है। इकोसिस्टम इज अ सेट ऑफ नेचुरल इंटरेक्शंस, बिल्कुल ट्रू है। ऑप्शन नंबर इसका ए होगा, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 93 नंबर। पौधों से हमें औषधियाँ प्राप्त होती हैं। वी गेट मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स, बिल्कुल प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 94 नंबर प्रश्न है, सबसे पुराने जीव एक कोशिकीय थे और बैक्टीरिया की तरह दिखाई देते थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका ए, यानी कि सत्य है ये बात। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न 95 नंबर प्रश्न है, कोयला जीवाश्म बायोमास है जो 300 से 100 मिलियन वर्ष पुराना है, ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू है, सत्य कथन। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 96, ई कचरे से कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। बिल्कुल, अरे भाई ई वेस्ट से बहुत कचरा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी लगा दीजिएगा, ये कथन बिल्कुल असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 97 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, घट रहा ऊर्जा का स्रोत एक प्रकार से डेप्लेटिंग सोर्सेस ऑफ एनर्जीज, तो जो खास करके फोसियल या फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, वो घट रहे हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 98 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत धर्म, जाति, प्रजाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद के प्रावधान का निषेध किया गया है? तो ये खास करके अनुच्छेद 15 में, आर्टिकल 15 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है, यानी कि विधि के समक्ष समानता, कानून सभी को समान दृष्टि से देखेगा। अनुच्छेद 16 कहता है एक प्रकार से लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 खास करके आपका वो क्या करता है, वो छुआछूत का अंत करता है, अस्पृश्यता का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत करता है। तो ये सब 14 से 18 तक समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में। अगला क्वेश्चन आपका है 99 नंबर प्रश्न है, कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। तो देखिए सबसे ज़्यादा तो बढ़ाता है खास करके मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मटर सबसे ज़्यादा बढ़ाती है। लेकिन अगर मटर नहीं लगा ऑप्शन में है तो चना, बिल्कुल चना भी मटर के से बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का ये है, सह अस्तित्व में सभी दल रहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताएं करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? अहिंसक रूप में अगर रहेंगे तो खास करके सह अस्तित्व में सभी दल रह सकते हैं, अगर अहिंसक रूप से नहीं रहेंगे तो फिर नहीं रह पाएंगे। तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन आपके मैंने करवा दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न थे और किसी विश्वविद्यालय के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। और इस प्रश्न पत्र को मैंने इसीलिए बचा करके रखा था ताकि जब आपकी परीक्षा महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की होगी उससे एक दिन पहले मैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करवाऊंगा, चाहे जैसे भी। और मैंने इसको सॉल्व करवा दिया और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और बाकी वीडियोस जो है, अगर आपको और वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल यानी शुक्ला स्टडी पॉइंट पर, ठीक है, शुक्ला स्टडी पॉइंट आपको पता होगा, तो शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सर्च करेंगे, उसमें आप उसको हमारे होम पेज पर जाएंगे, प्लेलिस्ट उसी में होती है चैनल पर। जब आप हमारे पहुंच जाएंगे तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिली हुई है, तो आप वहां पर देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर बस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इसी प्रकार से आगे 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर की तैयारी करते रहे। चूँकि 4th सेमेस्टर की तैयारियां शुरू हो चुकी है हमारे चैनल पर, सिलेबस मैंने हर एक सब्जेक्ट का दे दिया है। तो आपकी जैसे परीक्षा 3rd सेमेस्टर की समाप्त होती है तुरंत आप 4th सेमेस्टर की तैयारी प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप तैयारी प्रारंभ कर दीजिए और सारे सिलेबस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, 4th सेमेस्टर के। तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू।